हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम फॉर्म की डेट ख़त्म हो चुकी है 9 फरवरी को और फाइनली अब हमारे पास वो कैंडिडेट्स आ चुके हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं कब 26 अप्रैल को। तो ये वीडियो आज लाने का उद्देश्य यही था कि जो 26 अप्रैल को जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं अब उन्हें ये क्लियर हो जाए कि हमें किस तरीके से इस एग्ज़ाम को देना है, क्योंकि एमपीपीएससी ने इस बार एक बहुत बड़ा चेंज किया है नेगेटिव मार्किंग। और मार्केट में अभी तक कई सारे गुरुजनों ने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो लेके आए हैं नेगेटिव मार्किंग के ऊपर कि किस तरीके से हम नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना है, किस तरीके से इस पर काम करना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है। लेकिन इतना सब कुछ हो गया तो बच्चा उसमें कंफ्यूज होगा कि अब हम करें क्या। और एट द एंड आज हमारे पास जब 10 फरवरी है तो हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो 70 के आसपास 70 डेज़ बचे हुए हैं और इन 70 दिनों में हमें कैसे करना है। 10 यूनिट जैसा बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट है। और ये जो बात होती है हमेशा हम लोग क्या फोकस कर चुके हैं पूर्णतः मार्केट में, नेगेटिव मार्किंग और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग। तो इस पे से थोड़ा सा ध्यान हटाने की जरूरत है। भले ही इस वीडियो में लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी हुई है मार्क बूस्टर। तो ये मार्क बूस्टर क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव मार्किंग में एक बहुत अच्छी बात जो हुई है, तुक्के मार खिलाड़ी खत्म हो चुके हैं। और तुक्के मार खिलाड़ी खत्म हो गए मतलब वैसे बच्चे जो मेहनत करके जाते हैं और जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं जो 3 डायमेंशंस में आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रख के तैयारी कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या हुआ है कि आपके दिमाग में पूर्णतः जब से ये चेंज किया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, यही घुसा दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है, डरो और डरो और डरो और डरो। तो नहीं डरना है, हमें ये समझना है कि नेगेटिव मार्किंग हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। इस नेगेटिव मार्किंग से लेके हम क्या क्या चीज़ें उठा सकते हैं और किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को लेके चल सकते हैं, हमारी प्रिपरेशन को लेके चल सकते हैं। बस आज यही बात होनी है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है नेगेटिव मार्किंग क्या मांगता है, तुक्के नहीं मांगता, लेलक नहीं मांगता, ये मांगता है क्या, आपके बेसिक कंसेप्ट और आपके बेसिक लॉजिक क्लियर हो। तो बस उसी विषय पे आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और कुछ नया देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह वीडियो लाया गया है कि अब आपके पास मात्र 70 दिन है या उससे भी कम दिन बचे हुए इफेक्टिवली, तो उनको कैसे डील करना है। ठीक समझ गए? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो नेगेटिव मार्किंग है इसको कैसे हैंडल करना है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पता क्या हो रहा है, आप देखो कि इस पूरे नेगेटिव मार्किंग में आपने मार्केट में जितने भी वीडियो देखे, जितने भी सभी लोगों ने बताया, सब चीज़ लोगों ने बहुत अपने अपने लेवल पे बहुत बेहतरीन बताया। लेकिन आज कुछ नया यही कि हमने पूरा फोकस ये कर दिया है नेगेटिव मार्किंग में क्या छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग आ गई, हमें अब फोकस ये करना है। आप पहला अपना माइंडसेट ये रखिए कि हमें क्या बन रहा है, हम उन चीज़ों पे फोकस करें। जैसे कि हमें क्या बन रहा है, तो हमारे पास किसी भी हाल में वहाँ 60-65 क्वेश्चन बनेंगे। गिरी से गिरी हालत में अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है तो 55 और 50 के अराउंड क्वेश्चन आप कर लोगे बिना टेंशन के। बेसिक आपको कि जब पहली बार आप पेपर टच करोगे तो आपको 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 60-65 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम उन 60-65 क्वेश्चन पे फोकस करें ना कि नेगेटिव मार्किंग में हमें कौन सी वो यूनिट है जो हमें सीधे सीधे नंबर बांट रही है, हम उस पर फोकस करें। हमें ये फोकस करें कि नेगेटिव मार्किंग में हम ये देखें कि भाई वो यूनिट जहाँ पे हमें फंसाने वाले प्रश्न नहीं आएंगे, हम उस पर फोकस करें। पता नहीं हम उस पर क्यों टिल्ट हो गए पूर्णतः कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। हम बेसिक अभी देख रहे हैं, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो क्रिकेट में क्या बोलते हैं कि भाई बॉल आ रही है तो बचने से पहले उसको मारने का तो सोचो कि उसे किस तरीके से मारना है, उसे किस तरीके से फेस करना है। आप तो प्रॉब्लम से बचने की कोशिश कर रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग आ गई उससे कैसे बचे। नहीं बचना है, नेगेटिव मार्किंग को फेस करना है कि इससे हमें फेस कैसे करना है। पहले हम वहाँ देखें कि हमें क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से हम अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि हम वो 75 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ना कि हम वहाँ फोकस करें कि हमें कैसे बचना है। तो जैसे कि अगर आप देखते हो यहाँ पर कि नेगेटिव मार्किंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर फाइनल स्कोर इन एमपीपीएससी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आपका फाइनल स्कोर बहुत कम हो सकता है। और एक कंडीशन जो लगभग बहुत कम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे बचना है बात तो हो रही, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि देखो प्री में एक चीज़ होनी है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, कईयों के साथ होगी। और प्री के बाद आप लोग ही कमेंट सेक्शन में जिस दिन आंसर पेपर डिस्कस होगा आप ही बोलोगे हमने ये करके आ गए। क्या होने वाला है वो अभी बता दे रहा हूँ, बच लेना।
वो होने वाला है ये। आखिरी पेपर सॉल्व करोगे, 1.5 घंटे हो जाएंगे और फिर तुम एकदम से फटना चालू होगे कि अरे यार 65 क्वेश्चन किए, 70 क्वेश्चन किए, और तुम्हारा मन तुमसे संभलेगा नहीं और तुम अंधाधुंध गोले भरना चालू कर दोगे। वहाँ 90-95 तक गोले भर के आ जाओगे। एट द एंड अगर पेपर थोड़ा भी ऊपर नीचे आया तो फिर तुम और पगलाओगे वहाँ, और तुम क्या करोगे, पूरे 100 गोले भर के आ जाओगे। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, बर्स्ट हो जाओगे वहाँ, तुमसे झिलाएगा ही नहीं वो प्रेशर। ये इस प्रेशर से बचना है वहाँ। और इस प्रेशर से कैसे बचना है कि आपको लॉजिकली दिमाग में बिठा लेना है, मात्र 50 क्वेश्चन मेरे कहाँ रखे हैं, मैं उन 50 क्वेश्चन पे फोकस करूं, ना कि मैं उन पे फोकस करूं, मुझे क्या छोड़ना है। समझ गए? तो पहला पॉइंट, तो हमें इस स्कोर को कम होने से रोकना है कि हमारा स्कोर कम ना हो। तो इसके लिए जैसे कि हम देखें कि सबसे पहले हम लोग देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने से अच्छा हम ये देखें कि हम सही प्रश्न क्या सॉल्व कर सकते हैं। वो भी बोल रहा हूँ, बर्स्ट होने से बचना है। कभी भी आपको लगे कि नहीं यार मैंने क्वेश्चन कम सॉल्व किए, तो वहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारे पास बनते हुए कितने क्वेश्चन हैं, और वो बनते हुए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। देखो कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में। एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एक डेटा वाले क्वेश्चन है, एक मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये आपको सबसे ज़्यादा वहाँ तंग करने वाले। और एक है सीधे सच्चे क्वेश्चन। सीधे सच्चे क्वेश्चन, नर्मदा कहाँ से निकलती है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है। और एक आएंगे स्टेटमेंट वाले कि 4 स्टेटमेंट दे दिए उलझोगे। एक आएगा डेटा वाला क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे, बजट या कोई भी पॉलिसी का डेटा पूछेगा, वहाँ पर उलझोगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले आंसर आपको उलझाएंगे। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो उनसे थोड़ा सा आप बोलना कि भाई तू अभी दूर रहे, अभी पहले मैं उन क्वेश्चन ढूंढूंगा जो सिंगल वर्ड वाले हैं, मैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाना है आपको, है ना। और यही चीज़ आपको मैं अभी पेपर के लिए नहीं बता रहा हूँ, 26 अप्रैल तो आएगी। अभी ये हमको जितनी भी हम FLTs दे रहे हैं उन FLTs में ट्राई करना है। जिस भी संस्था में आप जाके कोचिंग में FLT दे रहे हो उसमें आपको यही प्रयास करना है कि पहले मुझे मल्टीपल चॉइस में उलझना नहीं है। पहली रीडिंग मेरी वही होगी जो सिंगल वर्ड वाले क्वेश्चन है उनको देखूँ, ताकि मैं ज़्यादा लोड ना है। और फिर वो मल्टीपल चॉइस वाले को सरसरी निगाहों से देख लूँ कि हाँ बन जाएगा ये, अभी इसका लोड नहीं लेते, इसको सेकंड रीडिंग में आके मैं करूँगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हमको, ये तुम सोचोगे कि तुम सीधे 26 तारीख को करोगे, 26 अप्रैल को जाके, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हमें कब करना पड़ेगा, ये अभी हमें जो हर संडे हम FLT दे रहे हैं, घर पे दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, संस्था में जाके दे रहे हैं, ये हमें अभी सुधारना पड़ेगा। ठीक, समझ गए? तो ये एक काम। और जब भी आप FLT दे के आ रहे हो तो FLT में आपने जो गलतियाँ की, जो भी आप परीक्षा से पहले जो परीक्षाएं देते हो उसमें आपने गलती की, उसको आपको लास्ट पेज में लिखना है कि आज मैंने इतने तुक्के मारे, मेरे को 75 पे हाथ रोकना चाहिए था, मैंने 10 क्वेश्चन ज़बरदस्ती लगाए, आज मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत किए, आज मैंने मल्टीपल चॉइस गलत किया, आज मैंने ईयर वाले क्वेश्चन गलत किए। तो हर FLT में वहीं पीछे लिखो या एक डायरी बना लो कि उसमें मैंने उस दिन ये किया था, ताकि जब आप अगले संडे जाओगे टेस्ट देने तो आप उसको देख के जाओ कि ये गलती मुझे नेक्स्ट संडे नहीं दोहराना है। लेकिन अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे इतने बड़े ब्रॉड सिलेबस में जो मैंने आपको बताया कि हिमालय जैसा एक बड़ा सिलेबस है MPPSC का, प्री का तो फिर भी थोड़ा कम है, मेंस का तो फिर क्या ही है ना। तो जब हम बात करते हैं यहाँ से कि मध्य प्रदेश में एक बात है इस सिलेबस के बारे में कि कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको सीधे सीधे नंबर देखे जाने वाले, वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। MPGK एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको गिफ्ट देखे जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप MP पढ़ाते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा। देखो बच्चों, MP में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते, आप भी जानते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत कम आते हैं MP में, उसमें भी आते तो इतना ईजी आता है। MP में आपको सीधे सीधे 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो MPGK हमारे को नंबर देके जाने वाला है, इसलिए हम लोग MPGK पे अपनी पकड़ ढीली ना करें। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं नेगेटिव मार्किंग से बचना तो सिखा ही नहीं रहा हूँ, मैं नेगेटिव मार्किंग को कैसे फेस करना है हम वो लोग देख रहे हैं। तो हमको यहाँ से देखना है कैसे फेस करना है। तो फेस कैसे करना है, MPGK इसको तैयार रखो, ये आपकी शील्ड होगी प्रीलिम्स में कि भाई मेरे पास MPGK रखा है, यही मेरी नैया पार कराएगा। यूनिट 10, MP ज्योग्राफी, MP इकॉनमी, MP का आर्ट एंड कल्चर, MP हिस्ट्री, सब बहुत ईजी है। सिर्फ एक जगह फंसोगे, MP का डेटा। डेटा मतलब MP का इकोनॉमिक सर्वे और बजट। और यहाँ से भी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कैसे डील करना, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात, MP का सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके साथ यहाँ से आप देखोगे कि उसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत क्लियर है। अब देखो क्या है, मार्केट में बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर की तैयारी नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि यार नेगेटिव मार्किंग है, क्या नहीं क्या पूछ ले। आप खुद जानते हो कि करंट अफेयर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं आएंगे, करंट अफेयर में स्टेटमेंट नहीं आएगा। करंट अफेयर में उसका तय एक पैटर्न है और उसी तय पैटर्न पे वो बात करता है
क्या तय पैटर्न है? आपको पता है कि एक ना एक अपॉइंटमेंट पूछेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, हमें मार्क करना है। कोई ना कोई जो है अभ्यास पूछेगा, युद्ध अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज पूछेगा, मुझे वो सीधा मार्क करना है। कोई फेमस जो महिला है जिसकी अभी कहीं वो हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई बड़ा इवेंट हुआ है ना, तो उसके पास क्लियर है कि वो क्या पूछेगा, वो अपॉइंटमेंट पूछेगा, वो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज पूछेगा, कोई विमेन का बारे में पूछेगा, क्रॉप की रैंकिंग पूछेगा, मिनरल रैंकिंग पूछेगा, एनर्जी रैंकिंग पूछेगा। ये उसने फिक्स्ड कर लिया है कि मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। पद्मश्री अवार्ड पूछूंगा ही पूछूंगा किसको मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, क्रिकेट में मिला है तो मैं ज़रूर पूछूंगा। ये उसने आपको बता रखा है PYQ। जब तक आप PYQ सॉल्व नहीं करोगे, आप ये जो एक तिलिस्म बना हुआ है ना नेगेटिव मार्किंग का, उसको नहीं तोड़ पाओगे। कुछ नहीं करना है, मेन वही पुरानी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करना है। बस अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है, जो मुझे आता है मुझे उस पर फोकस करना है और मुझे उससे स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि मुझे उससे बचना है जो मुझे नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा फोकस करिए। वह सभी बच्चे जो फॉर्म भर चुके हैं, मैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जो सीरियस है अपने तैयारी को लेके। ये वीडियो किसी और उसके लिए नहीं आया था, ठीक समझ गए? तो अब आपके पास जो कम समय है उसमें आपको अपनी तैयारी को कैसे सटीक बनाना है, किन चीज़ों को टारगेट करना है। करंट अफेयर नहीं हो रहा, इतनी चीज़ें करके देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक। और फिर जब ये चीज़ें हो जाए तो इसके आगे बढ़िएगा। और करंट में उसने कुछ चीज़ें हमें क्लियर कर दी कि भाई ये इतने अलग अलग डायमेंशंस है, तो इन डायमेंशंस में उलझने से अच्छा हम ये देखें PYQ में वो ये पूछता है, तो हम इसकी बात करेंगे कि हाँ भाई इन चीज़ों की बात हमको करना है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कहाँ बचना है थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 साल से एक बाउंसर आ रहा है MP का डेटा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, बजट का डेटा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर कोई व्यक्ति शांति मन से इसको तोड़ेगा तो बहुत अच्छे से तोड़ देगा। जैसे पिछले प्री में हमने देखा, उसने पूछा था कि एजुकेशन सेक्टर में कितना बजट MP गवर्नमेंट ने दिया है, पिछले प्री का क्वेश्चन है। अब इस प्री में हो सकता है वो हेल्थ का बजट पूछ ले। अब तुम बोलोगे सर आप किस बेसिस पे ये बोल सकते हो कि वो हेल्थ का ही पूछेगा या वो एजुकेशन का ही पूछेगा? तो भाई साहब उसने सिलेबस में मेंशन कर दिया है कि करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, और ब्रैकेट में दे दिया है एजुकेशन, स्किल और हेल्थ। और आपका यहाँ से जब देखोगे एजुकेशन, स्किल और हेल्थ, तो इन 3 डायमेंशंस को तो देखे। इंडस्ट्री फिर नीचे अलग और एग्रीकल्चर अलग। तो कृषि में हमने कितना बजट बनाया है, इंडस्ट्री का कितना बजट बनाया है, हेल्थ का कितना बजट बनाया है, और यहीं से एजुकेशन का कितना। ये 5 डेटा लिख लो कॉपी में, एक ये 5 डेटा बस लिख लो कि इतना बजट का इतना परसेंट, 22% हेल्थ को दिया, इतना 11%, 11.5% के आसपास एजुकेशन को दिया, ऐसा लिख लो। ये आपको क्या है, ये इजी बात हो गई। फिर इसके बाद जो डायमेंशन सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस को तो ऐसा पकड़ लो 24 घंटे सिलेबस दिखना चाहिए। किताब से पहले सिलेबस, जो भी यूनिट उठाओ तुरंत देखो कि सिलेबस में ये चीज़ है या नहीं है। सिलेबस में क्या दिया है, डेटा पढ़ रहा हूँ, एजुकेशन है तो तुरंत में डेटा करूँ। सिलेबस में क्या दिया है, हेल्थ दिया है तो एजुकेशन का, हेल्थ का डेटा तुरंत करूँ। ये काम आपको करके रखना है, जो आप काम नहीं कर रहे हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करिए, आपका पूरा का पूरा काम यहाँ से हो जाएगा। दूसरी बात, अब इतना कुछ करने के बावजूद भी हमसे अगर डेटा वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुरंत वहाँ से निकल लो कि नहीं छूना है। यहाँ खुद को रोक लेना है कि अगर डेटा मैंने पढ़ा ही नहीं और ये मेरे को झप ही नहीं रहा है, मेरे को नहीं झिला रहा है, ये उड़ता तीर है, इसको नहीं झेलना है। अगर पढ़ के आए हो, आपने जितना डेटा पढ़ के आया उसमें आ गया तो बिल्कुल कर दो, वो आपके लिए बोनस है। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो वहाँ से निकल लो, क्योंकि वो -1 करा के जाएगा तुम्हारा। वो आया इसलिए कि बेटा मैं तुझे खा जाऊँगा, समझ रहे हो? वो आया किस लिए है कि मैं तेरे को खाने आया हूँ। अब तुम बोलोगे मेरा दोस्त करके आ जाएगा, तो ठीक है ना, दोस्त कुछ और गलत भी तो करेगा, जरूरी तो नहीं कि तुम जो सही करोगे उसका भी वो सही होगा ही होगा। उससे दोस्तों से अकॉर्डिंग मत करो, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको देखो कि भाई हमें किस तरीके से इस प्रिपरेशन को लेके चलना है। और ये बजट वाला, अब इसमें तुम बोलोगे कहाँ से पढ़े, बजट पढ़ लेना, MP का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, और पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो सिलेबस में टॉपिक दिए उनको खोल के देख लीजिए। और एक अगली बात, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 मध्य प्रदेश सरकार की, उसके स्टार्टिंग के 5-6 पेज पढ़ लो, उसमें डेटा दे रखा है कि हमारे क्या क्या टारगेट्स हैं। तो मैं आपको सोर्स ही बता रहा हूँ कि कहाँ से पेपर बनने वाला है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 डाउनलोड करना, उसमें स्टार्टिंग के करंट अफेयर की जो भी किताबें आ रही कोई नहीं दे रहा है उसमें। और जबकि इस साल सबसे ज़्यादा डेटा जितने भी FSO वगैरह इधर उधर के एग्जाम आए वहीं से पूछ रहा है वो। तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, क्या क्या पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में मेंशन 8-10 टॉपिक है, 8-10 भी नहीं है, 5 टॉपिक है बस। तो आपको 5 डेटा ही तो याद करना है यार। आप किस सबका मोबाइल नंबर तक याद हो जाता है इधर उधर, तो हमको 5 डेटा याद नहीं हो सकता। और अगर तब नहीं बने तो छोड़ देना, एग्जाम में बच लेना। सीधी बात मैंने यहाँ लिखी भी है
कि यदि मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण या बजट का आंकड़ा स्पष्ट याद ना हो तो बिल्कुल नहीं लगाना है। लेकिन मैंने इसके पहले बताया कि उसको कवर कैसे करना है, वो आपको नंबर देके जाएगा, बन रहा है तो बन रहा है, और वो आपको बोनस भी होगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों से नहीं बनता ये जो क्वेश्चन है सब लोगों से नहीं बनेगा। ट्राइब सब लोग पढ़ के जाएंगे, हिस्ट्री सब लोग पढ़ के आएंगे, ये याद नहीं होती लोगों को। और अगर आपने यहाँ थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपने यहाँ कर दिया तो आप खुद सोचोगे कि हाँ मैं कट ऑफ के करीब हूँ, और फिर छोड़ना है तो फिर वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग छोड़ेंगे। ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, ये क्वेश्चंस कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे। कट ऑफ कौन से डिसाइड करेंगे? जो इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक्स और अब नेगेटिव मार्किंग में हो गया कि आपने आते हुए क्वेश्चन गलत तो किए, साथ में ज़बरदस्ती के तुक्के क्यों मारे, उन्होंने आपको बर्बाद किया। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक बात है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, अब जैसे लाइन लिखी हुई है, ये लाइन को यहाँ होना नहीं चाहिए था, ये लाइन यहाँ होनी नहीं चाहिए थी, कि इकाई 7 से सीधे प्रश्न आते हैं, है ना। ये जो है यूनिट 7 जो है हमारी, वहाँ से सीधे प्रश्न यूनिट 7 से आते हैं। यूनिट 7 बोले तो साइंस एंड टेक। अब तुम बोलोगे सबसे कठिन, जबकि सबसे इजी यूनिट है। नेगेटिव मार्किंग मैंने बोला, नेगेटिव मार्क में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज होगी। सबसे इजी यूनिट है। क्यों? तुम बोलोगे पॉलिटी इजी है, पॉलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री मल्टीपल चॉइस सबसे ज़्यादा आते हैं। तुम बोलोगे क्यों आते हैं? क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी के इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है, यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, इतने सारे, बिहार, यूपी, उड़ीसा, तो क्वेश्चंस बहुत है, तो वो सीधा सीधा उठा के कहीं से भी दे देते हैं। इतना बड़ा है पॉलिटी और हिस्ट्री, तो वहाँ उलझने से अच्छा हमको पता है कि यूनिट 7 में सीधे सीधे टॉपिक दे रखे हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ, कौन सी बीमारी वायरस से हो रही, कौन सी बैक्टीरिया से हो रही, सिकल सेल एनीमिया दे रखा है, वहाँ से क्वेश्चन वो देगा, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट थोड़ा सा देख लेना, मेजर डिजास्टर देख लेना, और थोड़ा सा बायो तो दे रखा है, बायो के न्यूट्रिएंट्स वगैरह पढ़ लेना। बायो में थोड़ा सा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, कुछ हार्मोन्स है। यूनिट 7 आपके लिए, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा संजीवनी है प्रीलिम्स का, जो दूर से बहुत आपको ऐसी लग रही है कि बड़ी कठिन है, हिमालय तक इसको तोड़ने जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ले आओगे तो आपको कम से कम 7 से 8 प्रश्न यूनिट 7 आपको सीधा सीधा बोले कि बेटा मैं बोनस हूँ तेरे लिए। यूनिट 7 से जो लोग बच रहे हैं ना, वो मरेंगे। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी करने का सोच रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कि हिस्ट्री में तोड़ दूंगा, पॉलिटी में, वो सागर है वो दोनों सब्जेक्ट। उसको अगर वहाँ से पेपर कठिन बनाना होगा तो ऐसा बना देगा कि अच्छे अच्छे तुर्रम खा बैठे रह जाएंगे, नहीं झपेगी उनको वहाँ पे। तो ये चीज़ भी समझिए। लेकिन यूनिट 7 ऐसा है कि वो सीधा सीधा उसमें सिलेबस वाइज देगा। हाँ मैं मानता हूँ साइंस है उसमें, हाँ मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें कठिन है, लेकिन अगर 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 7 क्वेश्चन तोड़ दोगे अगर आप उसको अच्छे से प्रॉपर करके गए हो, आप इन्वायरमेंट करके गए हो, आप डिजास्टर करके गए हो, आप बायो करके गए हो, तो उसमें टॉपिक वाइज ही तो करना है। और अगर आपसे बोल रहे हो कि सर समय कम है, तो मैं तो सीधा बोल रहा हूँ यूनिट वाइज में जो टॉपिक दे रखे सिर्फ टॉपिक पढ़ो, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये यहाँ से यूनिट 7 आपके लिए गिफ्ट है। यूनिट 7 को थोड़ा सा प्रयास करिए। यूनिट 7 से जो लोग भाग रहे हैं, यूनिट 7 को दबोच लो, पकड़ लो यूनिट 7 को। और फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अब नेगेटिव मार्किंग में हम लोग देखते हैं कि अब इससे बचना कैसा। ये तो मैं आपको बताया था कि कहाँ आपको मार्किंग होगी। जैसे एमपी जीके आपकी नैया पार करा देगा। एमपी जीके कैसे करा देगा? ट्राइब, एमपी ज्योग्राफी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। सबसे इजी चीज़ पूरे पेपर में आएगी तो एमपी ज्योग्राफी। सिर्फ एक चीज़ टफ आती है, क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट में पूछता है ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें, आपने कितना समझा है, आपके कितने कंसेप्ट क्लियर है। क्लाइमेट में वो फैक्ट्स पूछ ही नहीं रहा है। क्लाइमेट में वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि आपने कितना समझा है एमपी की ज्योग्राफी को, कहाँ बारिश कम हो रही है, कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, किधर जाओगे, एमपी में मालवा में जाओगे, बघेलखंड में जाओगे तो कैसा फील होगा, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो कंसेप्चुअल है वो थोड़ा सा। बाकी तो पूरी ज्योग्राफी इतनी आसान है। पता है कि एक रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछेगा। मैं पैटर्न बताऊँ आपको, नर्मदा पूछी थी 19 में, फिर उसके बाद बेतवा पूछी, फिर उसके बाद ताप्ती पूछी, फिर उसके बाद चंबल पूछी, फिर पिछले बार की एक पूछी थी। अब कई दिनों से उसने नर्मदा नहीं पूछी, 4-5 साल हो गए। सोन रिवर कई दिनों से नहीं पूछी। तो ये जो नदियाँ नहीं पूछी, वर्धा, वेनगंगा रिवर पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार। तो ऐसी नदियाँ आप देखो ना, इस बार छोटी, और उसने पकड़ लिया छोटी रिवर, वो छोटी नदियाँ पूछेगा, उनकी ट्रिब्यूटरीज पूछेगा। छोटी नदियाँ मतलब आपकी काली सिंध, पार्वती, इनको थोड़ा सा करके जाइएगा इस बार। सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों पे नहीं कूदिएगा, नहीं तो डूब जाओगे, है ना, समझ गए, उसी नदी में। तो छोटी छोटी नदियों को पकड़िए थोड़ा सा, और अगर आपने वहाँ पर काम कर लिया तो लगभग आप मान लो आपकी पूरा काम वहाँ पर हो जाना है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से अब हमको पेपर कैसे, तो एमपी ज्योग्राफी आपके लिए गिफ्ट, एमपी आर्ट एंड कल्चर आपके लिए गिफ्ट, यूनिट 10 ट्राइब आपके लिए गिफ्ट। और इन सभी सब्जेक्ट, इन्हीं सभी टॉपिक्स की मैराथन भी करवा दूंगा आपको यूट्यूब पे, तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगी सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो एक और चीज़ समझिए,
इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए बहुत इजी है। मैं बिल्कुल हिस्ट्री पॉलिटी का बोल रहा था, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी इजी आती है। यूनिट 7 अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे काम हो जाएगा। करंट अफेयर में आपने पैटर्न पकड़ लिया कि यहीं से आता है, तो आप करंट अफेयर तोड़ लोगे। करंट अफेयर से भागना नहीं है ना, एक तो ये। और तुम बोलोगे नहीं बनेगा सर पूरा, तो मत बनने दो ना, 10 क्वेश्चन आएंगे 5 तो कर लेना। समझे, बताता हूँ अभी उसको भी कैसे हैंडल करना है। फिर दूसरी बात है कि ये आपका यहाँ से ही हो गया हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री अगर नहीं हो रही तो बेसिक कंसेप्ट एंड बिलीफ वाला टॉपिक बेहतर ढंग से करके आना। अब हमको पेपर कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। जैसे अगर पेपर की बात करते हैं, अगर हम पेपर में पहुंच गए, ये सब तो बातें हो गई कि हम पेपर में पहुंच गए और हमारे को 3 स्तर वहाँ पर रहेंगे। अगर मान लो कि आज की वीडियो में अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने आप को एज अ फैकल्टी ना रख के एक एस्पिरेंट मान लूँ इस वीडियो के इस पॉइंट से कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, और उस तरीके से हम लोग बात करें, तो मैं तो पेपर में सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस को पहले देखूंगा जो मुझे बन रहा हो। अगर पेपर मेरे सामने रखा है, मैं बिल्कुल नहीं उलझूंगा उन क्वेश्चंस में जिससे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी दिमाग का दही हो जाएगा यहाँ। और अगर नहीं बना और उलझ गया तो एक तो समय, पहली बात तो क्वेश्चन समय खाएगा। समय खाने के साथ साथ आप पीछे जब जाओगे ना इजी क्वेश्चन तब, तो आपको लगेगा समय निकल रहा है, क्योंकि उस 2 घंटे में आपको 100 गोले भी भरना है, स्ट्रेस भी है, उस 100 क्वेश्चंस को पढ़ना भी है, एलिमिनेशन भी करना है, नेगेटिव मार्किंग में आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसमें समय की कमी रहेगी, आप फंस नहीं सकते, है ना। आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा, तो वो तुम्हारी जिद है आपकी। तो लेकिन अगर आपको क्लियर है कि नहीं, तो मैं आपसे फिर बोलूँगा स्टार्टिंग में समय मत खा जाना उसमें, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया तो आप लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को ये पाओगे कि मेरे पास एंड में समय मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और मेरे पास 100 गोले या OMR शीट पूरी अभी मेरी खाली पड़ी हुई है और अभी तो मुझे क्वेश्चन ही पढ़ना है। तो पहले बार में अगर मैं पेपर सॉल्व करूंगा तो मैं स्टार्टिंग में, जैसे मेरे हाथ में 10 बजे पेपर आया, तो मैं 10 से 10:35 तक एक बार तो पूरा पेपर रीड करूंगा, जिसमें कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे ढूंढूंगा जो मेरे लिए बिल्कुल उसने रख के दिए थे। नर्मदा की लंबाई कितनी है, मुझसे उसने पूछा कि भाई साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मुझसे उसने पूछा कि जो है गवर्नर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसने मुझसे पूछा कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन तो होंगे पूरे पेपर में, 30 मिनिमम मानता हूँ सबसे। तो मैं पहले 30 मिनट में इन 30 क्वेश्चंस को देख के पूरा पेपर एक बार घुमा दूंगा कि चलो भाई मेरे 30 क्वेश्चन हो गए, और मैं उनको एक बार कर दूंगा। फिर दूसरी बात, जिनमें जो हम लोग देखते हैं कि विकल्प हटा कर देखूंगा, फिर दूसरी रीडिंग जाऊंगा 25 मिनट में मैं देखूंगा कि मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा जहां पे मुझे विकल्प हटाना है, एलिमिनेशन करना है। अब मैं एलिमिनेशन की तरफ जाऊंगा कि यार एलिमिनेशन कैसे करूं, कि मैंने जब मैं पढ़ रहा था मुझे कुछ ऐसे ऑप्शंस दिख रहे थे जहां मैं यार फंस रहा था। ये बेतवा की ट्रिब्यूटरी पूछ दिया, मैं उलझ रहा था कि तवा और बेतवा में कंफ्यूज। तो अब मैं एलिमिनेशन करना चालू करूँगा कि अच्छा तवा की ये थी, बेतवा की ये थी, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो फिर आप 15-20 क्वेश्चन बहुत इजी कर लोगे 25 मिनट के अंदर। तो आप दूसरा 1 घंटे के अंदर आप 2 मार दोगे पूरी रीडिंग पेपर की। और वहीं पर आप एक बार, अगर किसी को OMR भरना हो तो उस समय 50 गोले भर सकता है, या तो फिर किसी को वेट करना हो तो वेट भी कर सकता है। मेरे हिसाब से तो जब 1 घंटा होता है तो आपको थोड़े से OMR भर देना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि 1 घंटा हो गया, मैंने अभी 20 गोले भरे, तो आप उस हिसाब से अपनी स्पीड ही बढ़ा देते हो, है ना, समझ गए। और एक और चीज़ है कि जब से नेगेटिव मार्किंग आया है, गलत OMR भरना मतलब सुसाइड करना। पेपर में सुसाइड का मतलब समझ में आ रहा है कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है वो, कि खुद के पैर पे आदमी ने कुल्हाड़ी मार दी, उसको बोलते हैं कि पेपर में सुसाइड कर रहा हो आप खुद बैठ के वहाँ एग्जाम हॉल में। गलत OMR भरना, वो कब भराएगी बताऊँ गलत OMR, जब आप एंड टाइम पे आखिरी में OMR भरना चालू करोगे, स्पीड में टाइम का प्रेशर चलेगा, तो उससे बचना है। तो पहला कि पहले वो क्वेश्चन करे जो 25-30 में तो बोली ना 50-60, 25-30 बिल्कुल ही ऐसे हलवा क्वेश्चन की तुमको देख के बन जाए। मैंने बताया ना कौन कौन से, शिप्रा कहाँ से निकल रही है तो इंदौर से निकल रही है, चंबल कहाँ से निकल रही है, इंदौर से निकल रही है, ऐसे क्वेश्चन है ना। कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कौन है, राजा राम मोहन रॉय है। तो इस तरीके से, फिर जिनमें निश्चितता ना हो तो उनको छोड़ दे। लेयर 2 हम लोग थे, लेस देन 50% जो है स्किप करना। तो हमें ये 2 टॉपिक जो है, 2 एस्पेक्ट जो है, इनको पकड़ना। और अगर हमने इन 2 एस्पेक्ट को पकड़ लिया तो हम लोग कम से कम स्टार्टिंग के 1 घंटे 10 मिनट में 50 गोले भर देंगे। 1 घंटे 10 मिनट है, तभी हमारे पास 50 मिनट बचेगा। और अब हम लोग 20 मिनट देंगे कि अब ये 20-25 मिनट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लूँ। उसमें आपके 10-12 क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट वाले, आराम से करके जितने बनेंगे करना। और बड़े बड़े स्टेटमेंट आए, नहीं समझ में आए तो निकल जाना। और जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो कुछ चीज़ों को जो आपको पकड़ना है वो क्या है, जो बहुत बेसिक सा है, जो आपको कई सारे टीचर्स बता भी चुके हैं। नॉट ऑल ऑफ द अबव और MPPSC की एक चालाकी कि कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में नॉट को वो हाईलाइट कर देता है।
नॉट को क्वेश्चन में हाईलाइट कर देता, बच्चा सोचता है वाह एमपीपीएससी ने तो हाईलाइट करके दे रखा है, और पीछे वाले कुछ एक दो क्वेश्चन में नॉट को हाईलाइट नहीं करता, तो बच्चे का ध्यान ही हट जाता है पेपर से और वो इस नॉट को नहीं देख पाएगा, ऑल ऑफ द अबव को नहीं देख पाएगा। ऐसे जो वो है, इसमें अगर हम वर्ड्स देखें जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में फंसाएंगे, एक होगा अपॉइंटमेंट, एक होगा सजेशन कि किसके सजेशन पे कौन अपॉइंटमेंट करता है, एक होता है रिपोर्ट, है ना। ये मैं आपको पॉलिटी के लिए बता रहा हूँ, पॉलिटी में आप यहाँ उलझोगे, पॉलिटी में आप यहीं उलझोगे कि कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, कौन सजेशन दे रहा है, किसके सजेशन पे हो रहा है, और किसको रिपोर्ट जा रही है, रिपोर्ट कहाँ पेश हो रही है, और रिमूवल कौन करता है। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। किसी ने ये वाले कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना तो उसको पॉलिटी में टेंशन नहीं, फिर उसको बस आर्टिकल ही भर पढ़ना है, बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है। जिसने पॉलिटी में इन डायमेंशंस को उठा लिया उसका काम हो जाएगा गुरु। ठीक, समझ गए। तो इतनी बातें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो व्यक्ति वीडियो को यहाँ तक देखते देखते आ गया होगा, जिसने अभी तक वीडियो पीछे बंद नहीं किया होगा, उसका लगभग काम बहुत हद तक हो जाएगा। उसको ये तो समझ में आएगा कि अब जब भी पॉलिटी पढ़ूंगा तो पॉलिटी में एक दिन दे के पूरा मैं ये वाली चीज़ें क्लियर कर लूँ कि सबके अपॉइंटमेंट, उसमें सजेशन, उसका रिमूवल, फिर एक कोई का अपॉइंटमेंट, उसमें किसका सजेशन, उसका रिमूवल, सारी रिपोर्ट की कौन किस किस को रिपोर्ट देता है। तो मैं ऐसे बना लूँ चार्ट जैसा कि कौन किसको रिपोर्ट दे रहा है, कौन किसको सजेशन दे रहा है, कौन किसका अपॉइंटमेंट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है। और पॉलिटी में सबसे ईजी आएंगे आर्टिकल और अमेंडमेंट्स, तो बस इतना थोड़ा सा याद रखें, आपका लगभग काम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उलझोगे प्रेसिडेंट में, सबसे ज़्यादा उलझोगे गवर्नर में, क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर करते रह जाओगे। प्रेसिडेंट के साथ पीएम आएगा, गवर्नर के साथ सीएम आएगा, किसकी रिपोर्ट लगती है, किसकी रिकमेंडेशन, इससे बच के निकलना। ठीक, समझ गए। तो यहाँ क्या करना है हमको, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इसको किस तरीके सॉल्व करना है, तो ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, जो बात है वहाँ पे करके आगे निकलता हूँ। फिर यहीं पर हमने बताया कि अंधाधुन अनुमान नहीं लगाना है। अंधाधुन अनुमान मतलब जब नहीं समझ में आएगा, ये पता कौन व्यक्ति करेगा, जिसने टेस्ट सीरीज नहीं दी है। ये कौन करने वाला है, जिसने टेस्ट सीरीज नहीं दी रेगुलर, है ना। अब एक व्यक्ति ऐसा भी जो अपने घर पे बैठा हुआ है या जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो टेस्ट पेपर लेके आ जा रहा है, लाइब्रेरियन सॉल्व कर दे रहा है। भाई आप क्लासरूम एक्सपीरियंस तो लीजिए एक बार भीड़ में बैठने का, है ना। किसी कोचिंग में देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इकोनॉमिकली वायबल नहीं हूँ अभी मैं, बहुत महंगी टेस्ट सीरीज़ है, तो किसी सस्ती जगह चले जाओ, भीड़ में बैठने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो कि चलो भाई भीड़ में कैसे पेपर सॉल्व करना है, और ख़ुद को रोको। अभी आप देखो मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि कोशिश ये कर रहे हैं कि हम 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर बताते भी मेरे को आके कि सर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ में वो बच्चों का हाईएस्ट जा रहा है 96 क्वेश्चन सही है, बच्चों का हाईएस्ट जा रहा है 95 क्वेश्चन सही है। अरे भाई आधे, तुमको लगता है कि 100 में से नेगेटिव मार्किंग में 96 क्वेश्चन को सही कर सकता है। गूगल ले खोल के देखते रहते टेस्ट सीरीज़ में, आप पीछे बैठ जाते हैं हॉल में, क्योंकि कईयों को भौकाल जमाना रहता है, थोड़ा सा समझते हो ना, माहौल बनाना रहता है सब, है ना। तो वही वाली चीज़ है। तो जब ये जो चीज़ें होती है तो हमको सबसे पहले क्या पकड़ना है, हमको यहाँ पर ये पकड़ना है कि हमको जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और टेस्ट सीरीज़ के ऊपर जब ध्यान रखोगे तो आप क्या करोगे, अपने आप को रोकना चालू करोगे। 15 मार्च तक आप एक काम करो टेस्ट सीरीज़ में कि 15 मार्च तक आप सिर्फ ये कोशिश करो 70-75, 70-75, 70-75, 70 से 75, 70 से 75, खूब मन है तो एक रेंज बना लो 78, कि इस रेंज के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरे को आदत डालना है 22 क्वेश्चन छोड़ने की, मैंने दिमाग में बैठा लिया 22 क्वेश्चन छोड़ूंगा। वो कौन से 22 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अरे ये जीवन की तरह ये बोर्ड भी हैंग होता जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले तो वो 22 क्वेश्चन छोड़ दो, है ना। और 22 क्वेश्चन के बाद चल जा भाई, चलो कोई नहीं। तो जैसे हमने क्या किया, 22 क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़े। अब वो 22 क्वेश्चन क्या थे उनके बारे में बाद में बात करेंगे। हमको अभी 78 क्वेश्चन, तो तुम बोलोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ना पड़ेगा। वो उल्टे सीधे डेटा के क्वेश्चन होंगे, उल्टे सीधे आईसीटी के क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर वाली यूनिट के, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं बनेंगे। 5 वो, 3 डेटा के क्वेश्चन 8, हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे 11, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे 14, साइंस के 2-3 क्वेश्चन और नहीं बनेंगे 16, एमपी के 3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो कितने हो गए 19-20, 4 आ गए एमपी, चलो 20, 2 क्वेश्चन इधर उधर से आ गए 22, तो 70 अभी टेस्ट सीरीज के लिए बता रहा हूँ। तो 78 क्वेश्चन करने की आदत डालो, दिमाग में लेके जाओ कि मुझे इन क्वेश्चंस को नहीं छूना, डेटा जो मुझे नहीं आता, पॉलिटी में स्टेटमेंट मुझे नहीं बन रहा, नहीं करना, छूना ही नहीं बन रहा। तो अगर समझ कंसेप्ट क्लियर है, छूना है। हिस्ट्री अगर बेसिक कंसेप्ट में बिलीव वाला टॉपिक क्लियर है, उससे बन रहा है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, तो बिल्कुल करो, तो छोड़ दो।
ट्राइब बन रही है बिल्कुल ही, ऐसा कुछ पूछ दिया कि सनेही पिलर कौन बनाता है या ऐसा कुछ भी पूछ दिया मांडो कौन बनाता है, अगर याद है तो करो, तो निकल जाओ, बोले नहीं आता तो ऐसे 22-23 क्वेश्चंस बना लो कि इन टॉपिक में। कंप्यूटर आईसीटी वाला इतना वास्ट पोर्शन है, अब वो सर्किट का नंबर और पता नहीं क्या क्या पूछ देता है। ठीक है ना, मैं तो अगर मैं एज ए एस्पिरेंट हूँ, मेंटली क्लियर हूँ कि मेरे को आईसीटी में 10 में से 4 क्वेश्चन करना है, खत्म बात है ना। और जहाँ पे अगर बना हुआ तो मैं 1-2 क्वेश्चन और कर दूंगा अगर मुझसे बने तो इसमें मैंने अपना स्ट्रेस कम कर लिया। ठीक, तो अभी ये मैं टेस्ट सीरीज़ में करूँगा 15 मार्च तक, है ना। अगर मैं एज ए एस्पिरेंट हूँ तो 15 मार्च तक टेस्ट सीरीज में, और 15 मार्च के बाद मैं अपना स्कोर बढ़ाना चालू करूँगा। क्या 15 मार्च के बाद धीरे 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 मैं अपना स्कोर बढ़ाना चालू करूँगा कि चलो यार 78 नहीं, अब एक बार 84 ट्राई करके देखते हैं, 85 ट्राई करके देखते हैं। मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, क्योंकि 15 मार्च तक आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी ना। तो अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में 75, 72 आना चालू हो गया ना, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ रहेगा। और कॉन्फिडेंस जिस दिन यहाँ चला गया कि 72, 75 मेरे आ रहे हैं 22 क्वेश्चन छोड़ने के बाद, तो फिर तुम मेंटली उस दिन प्रिपेयर रहोगे एग्जाम में, बिल्कुल प्रिपेयर रहोगे। छोड़ना है ना, क्वेश्चन आते हैं 72, 75 आ जाएंगे। जब बिना नेगेटिव मार्किंग के कट ऑफ 78 जा रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग के बाद कट ऑफ अगर पेपर का लेवल सेम आता है, क्योंकि ये पेपर नहीं आया तो मैं कट ऑफ नहीं बता सकता, लेकिन अगर पेपर इसी लेवल के जो आ रहे हैं तो फिर 5-6 नंबर गिरने का चांसेस है। 70 के आसपास आ जाएगा तो ठीक है ना, अपना काम हो जाएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन छोड़ना है। फिर हम लोग यहीं से देखते हैं कि लगभग हमने यहाँ पर बता दिया कि ये जो है हमारी ये अंधाधुन जो है आपकी टेस्ट, इससे बचना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो एक और चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है कि एक्यूरेसी बहुत रखनी है। एक्यूरेसी कैसे रखना है कि छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना है, तुरंत ऑप्शंस को नहीं देखना है। नेगेटिव मार्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुरंत ऑप्शंस को मत देखना, क्योंकि अगर आप कभी भी तुरंत ऑप्शंस को देखोगे तो आपके सामने समस्या आएगी। आपके सामने क्या आएगी? समस्या आएगी ही आएगी। तो यहाँ से आपको इस चीज़ में भी थोड़ा सा बचना है। दूसरी बात यहीं से समझते हैं, तो हमने एक और चीज़ देखी कि ये जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वाला मुद्दा, एक और चीज़ क्या करना है, फिर आपको एक और चीज़ करना है कि आपको ये करना है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कि आप अभी टेस्ट सीरीज़ के कंटिन्यू क्वेश्चंस करो, कंटिन्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करो। क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना टेस्ट सीरीज़ में, तो आपका काम और इजी हो जाता है, आपका काम और बेहतर हो जाता है। तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस करिए। तो बस ये इतनी छोटी छोटी सी बातें थी जो मुझे आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आपको बस इनसे चीज़ों को बचना है। और आप हमेशा बात पर याद रखिए कि गलत क्वेश्चन करने से अच्छा ये होगा कि आप सही क्वेश्चन करने पे ध्यान दें। आने दो, अभी टेस्ट सीरीज़ में 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, लेकिन आप ये तो क्लियर हो जाए कि भाई मेरे 50 आते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के बाद नहीं आना चाहिए। अब मैं 60 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बढ़ाओ 65, फिर उसके बाद बढ़ाओ 70, फिर उसके बाद बढ़ाओ 75। तो ये बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो याद रहेगी इतनी बातें। तो ये हमारे पास लगभग चीज़ें आपको दिख रही है। तो ये हमारे पास करंट अफेयर की बातें। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ कि आप पढ़िए, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर हमें ये सब चीज़ें करना है, ये चीज़ें करना है, आप ये वाली क्लास लेके आइए, ये मैराथन लेके आइए, तो हम उस पर और काम करेंगे। तो बस एक छोटी सी ये वीडियो थी आपको ये क्लियर करने के लिए। बहुत ज़्यादा ना परेशान हो, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी से काम करें। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए एक कोर्स लेके आया है, जो एक बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये कोर्स इसलिए सस्ता अभी हुआ है क्योंकि इस पे जैसे मैंने अभी स्टडी आईक्यू ज्वाइन किया है, तो इसलिए मेरे आने की खुशी में इन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र निकाला है, जिसमें आपको बहुत ही कम दामों में आपको एक कोर्स मिल जाएगा एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी का, जिसमें मात्र प्रीलिम्स के पहले तक क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी बिल्कुल नए हैं, वो अटेम्प्ट देना चाहते हैं या एक रिवीजन करना चाहते हैं क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू, तो उनके लिए कोर्स लाया गया है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो आप उस कोर्स को जाके एनरोल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस कोर्स में 2 टाइप के कोर्स मिलेंगे, एक गोल्ड और एक प्लैटिनम। लेकिन अगर आप जानते हो कि आप प्लैटिनम कोर्स लेना चाहते हो तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिल जाएगी। और अगर आप कोर्स में एक भारी डिस्काउंट लेना चाहते हो
तो आप कूपन कोड यूज़ कीजिए स्काई लाइव, जिसमें आपको एक भारी छूट मिलेगी। ठीक, तो इस कोड को यूज़ करना ना भूलें। और जो भी आपको चाहिए मेरे तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे बताइए, हम लोग उस पर काम करेंगे और साथ में मिलके तैयारी करते हैं और 26 अप्रैल वाले पेपर को फोड़ते हैं बहुत अच्छे से। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो जो मदद होगी हम लोग बिल्कुल उसके लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू।